एक कंपनी जो कभी बाजार की डार्लिंग हुआ करती थी, आखिर वो अचानक ऐसे कैसे बिखर गई? चलिए, आज टानला प्लेटफॉर्म्स के केस से एक स्टॉक क्रैश की पूरी अनाटमी को समझते हैं और देखते हैं कि इससे क्या सीखा जा सकता है। तो कहानी की शुरुआत होती है इस एक नंबर से, -37%। ये वो गिरावट है जो टानला के स्टॉक में देखी गई, वो भी उसकी अपनी ही तय की हुई बायबैक कीमत से नीचे। सोचने वाली बात है ना कि कोई कंपनी अपनी ही वैल्यूएशन से इतना नीचे कैसे गिर सकती है। देखिए, ये 37% की गिरावट सिर्फ एक नंबर नहीं है, इसके पीछे एक पूरी कहानी है। ये दिखाता है कि बाजार ने कंपनी के खुद के आत्मविश्वास को, उसके सेल्फ वैल्यूएशन को पूरी तरह से खारिज कर दिया था। और जब कोई कंपनी खुद एक कीमत तय करे और बाजार उसे इतना नीचे धकेल दे, तो ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग होता है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर हुआ क्या? वो कौन सी वजहें थीं जिन्होंने कंपनी को इस हाल में पहुंचा दिया? चलिए, एक एक करके इन परतों को खोलते हैं। तो सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि ये गिरावट कितनी बड़ी, कितनी ड्रामेटिक थी। एक वक्त था जब टानला इन्वेस्टर्स का पसंदीदा स्टॉक हुआ करता था, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी कहानी ही पलट दी। एक तरफ पूरा बाजार यानी सेंसेक्स 9.6% ऊपर जा रहा था और दूसरी तरफ टानला का स्टॉक 20% से भी ज्यादा नीचे। इसका मतलब बिल्कुल साफ था, प्रॉब्लम बाजार की नहीं थी, प्रॉब्लम टांडला के अंदर थी। और उस अंदरूनी समस्या की सबसे पहली और बड़ी वजह थी कंपनी की अपनी फाइनेंशियल हेल्थ, जिसे कहते हैं प्रॉफिटलेस ग्रोथ ट्रैप, यानी बिना मुनाफे के बढ़ते जाने का एक जाल। ऊपर ऊपर से देखने पर तो सब हरा हरा लग रहा था। कंपनी की सेल्स यानी रेवेन्यू लगभग 8% बढ़ गई। इन्वेस्टर्स को लगा, वाह क्या बात है। लेकिन असल कहानी तो मुनाफे के नंबर में छुपी थी, जो 4% नीचे चला गया था। यही है प्रॉफिटलेस ग्रोथ का क्लासिक केस। धंधा तो बढ़ रहा है, लेकिन पैसा जेब में नहीं आ रहा। और जब थोड़ा और अंदर झांकते हैं तो पिक्चर और भी साफ हो जाती है। ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ा 9.5%। सुनने में कितना अच्छा लगता है ना? लेकिन जो असली प्रॉफिट है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट जिसे ईबिटा कहते हैं, वो सिर्फ 1.2% बढ़ा। मतलब कंपनी जो भी कमा रही थी, उसके रोजमर्रा के खर्चे ही सब कुछ खा जा रहे थे। इसकी एक बहुत बड़ी वजह थी वर्किंग कैपिटल स्क्वीज। अब ये क्या चीज़ है? आसान भाषा में समझे तो मान लीजिए कि घर का किराया 1 तारीख को देना है, लेकिन सैलरी महीने के आखिर में आएगी। तो बीच के समय के लिए पैसों का जुगाड़ करना पड़ता है ना। बस टानला के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। वो अपने सप्लायर्स को तो टाइम से पेमेंट कर रहे थे, लेकिन उनके जो कस्टमर्स थे वो पेमेंट बहुत लेट कर रहे थे। नतीजा, कागज पर तो प्रॉफिट दिख रहा था, लेकिन हाथ में कैश बिल्कुल नहीं। कंपनी के अंदर की दिक्कतें तो थीं ही, लेकिन अभी असली तूफान आना बाकी था। और वो तूफान बाहर से आया, एक रेगुलेटरी सुनामी की तरह। 18 नवंबर 2025, ये तारीख याद रखिए। इस दिन ट्राई ने एसएमएस को लेकर एक ऐसा नियम बदला कि टानला का पूरा बिजनेस मॉडल ही हिल गया, एकदम अचानक, बिना किसी वार्निंग के। तो पहले होता क्या था? फ्रॉड करने वाले लोग एसएमएस टेम्पलेट में एक खाली जगह यानी वेरिएबल का इस्तेमाल करके आसानी से कोई भी फिशिंग लिंक या मैलवेयर भेज देते थे, और पुराने फिल्टर्स इसको पकड़ ही नहीं पाते थे। लेकिन इस नए नियम ने इस चोर दरवाजे को बंद कर दिया। अब कंपनियों को पहले ही बताना पड़ता है कि उस खाली जगह में क्या आएगा, नंबर, यूआरएल या कुछ और अगर भेजा गया मैसेज उस टैग से मैच नहीं करता तो एसएमएस सीधा ब्लॉक। अब इसका टानला पर असर क्या हुआ? बहुत बुरा। एक तो एसएमएस वॉल्यूम अचानक से गिर गया, दूसरा सिस्टम अपग्रेड करने का खर्चा सर पर आ गया, तीसरी बात जो उनके बड़े क्लाइंट्स थे उनके लिए बहुत परेशानी हो गई, और सबसे बड़ा खतरा कि क्लाइंट्स उठ के व्हाट्सएप जैसे दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर न चले जाएं। और अब आती है तीसरी और शायद आखिरी चोट। बाजार में कंपनी की अपनी जो पकड़ थी वो कमजोर पड़ने लगी। इसकी शुरुआत हुई वोडाफोन आइडिया यानी वीआई के एक बड़े कॉन्ट्रैक्ट के हाथ से निकलने से। 2023 में टानला ने वीआई के साथ अपना एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट खो दिया, और 2 साल बाद ये बात एकदम साफ हो गई कि ये नुकसान परमानेंट है। क्यों? क्योंकि वीआई ने एक प्रतियोगी के साथ पार्टनरशिप कर ली और टानला के लिए दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो गए। और ये कोई मामूली झटका नहीं था। सिर्फ इस एक कॉन्ट्रैक्ट के जाने से कंपनी का हर तिमाही लगभग 70 करोड़ रुपए का रेवेन्यू साफ हो गया। इससे उनकी मुनाफा कमाने की ताकत परमानेंट तौर पर कम हो गई। तो देखा कंपनी के अंदर की वित्तीय कमजोरी,
बाहर से रेगुलेटरी झटका और बाजार में बढ़ता कंपटीशन, इन तीनों ने मिलकर एक परफेक्ट स्टॉर्म तैयार कर दिया था। लेकिन इस पूरी कहानी में एक और अहम इशारा छिपा हुआ था, और वो था कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न में। यहाँ देखिए, जो घरेलू म्यूचुअल फंड्स हैं, उनकी हिस्सेदारी कितनी है? सिर्फ 0.61%, मतलब ना के बराबर। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि देश के जो सबसे बड़े, सबसे समझदार निवेशक होते हैं, यानी फंड मैनेजर्स, वो इस कंपनी से कोसों दूर थे। इतने गिरे हुए प्राइस पर भी उन्हें इसमें कोई वैल्यू, कोई दम नजर नहीं आ रहा था। इसी को कहते हैं स्मार्ट मनी का सिग्नल। जब बड़े और जानकार निवेशक किसी स्टॉक से दूर रहते हैं, तो ये एक साफ इशारा होता है कि उन्हें कंपनी के भविष्य पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। तो चलिए सब कुछ जोड़कर देखते हैं, परफेक्ट स्टॉर्म बना कैसे। पहला, कंपनी अंदर से आर्थिक रूप से कमजोर हो रही थी, ग्रोथ थी पर कैश नहीं। दूसरा, रेगुलेटरी शॉक ने आकर अनिश्चितता और खर्चे दोनों बढ़ा दिए। और तीसरा, कंपटीशन बाजार में उसकी जगह छीन रहा था। और यही सब कुछ हमें आखिर में एक बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। जब कोई कंपनी ऐसे परफेक्ट स्टॉर्म में फंस जाती है, जब उस पर हर तरफ से मार पड़ रही हो, तो क्या सिर्फ अपनी स्ट्रैटेजी बदलने से वो इस तूफान से बाहर निकल सकती है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद सिर्फ वक्त ही दे सकता है।